नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सतवेद चौधरी। अपन पढ़ने जा रहे हैं जैविक खेती, और जैविक खेती के अंदर चैप्टर नंबर 2 है ये कृषि विज्ञान 12वीं कक्षा का। जैविक खेती अपन ने पढ़ ली। इसमें आज अपन अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जैविक खेती का, कीट और व्याधि नियंत्रण। देखिए दोस्तों, रासायनिक विधियों द्वारा अपन कीट नियंत्रण की जो विधियां हैं वो बहुत से पहले पढ़ चुके हैं। और रासायनिक विधि द्वारा कीट नियंत्रण आपको पता है कि प्रकृति के लिए भी हानिकारक है और मनुष्य जीवन के लिए भी हानिकारक है। तो अपन जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करके जैविक विधि के माध्यम से कीट और व्याधियों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इन विधियों के बारे में इसमें चैप्टर में अपन पढ़ना चाहेंगे। आगे देखिए दोस्तों, क्योंकि कीट और पतंगे आपको पता है कि कृषि में कम से कम 20 से 30% नुकसान कर देते हैं, जिनके माध्यम से उत्पादन पर सीधा सीधा नुकसान पड़ता है, असर पड़ता है। आगे देखिए दोस्तों, जैविक खेती में फसलों के कीट और व्याधि नियंत्रण की पहली विधि है जो कौन सी है? सस्य नियंत्रण विधि। इस प्रकार से जो ये कीट हैं, इंसेक्ट हैं, पहली बात तो आप ये देखें कि इंसेक्ट या कीट होता क्या है। इंसेक्ट इज ए ट्रैकिड आर्थ्रोपोडा, बॉडी डिवाइडेड into 3 parts, head, thorax and abdomen, 2 pairs of legs present and 2 pairs of wings present, harmful and benefit for crop production। मतलब कीट एक आर्थ्रोपोडा गण का सदस्य है जिसका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है। उधर वक्ष और पूंछ के अंदर 2 जोड़ी टांगें होती हैं और 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं, तथा फसल उत्पादन के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। और व्याधियाँ जो बीमारियाँ पैदा करती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जिनके माध्यम से बीमारियां पैदा होती हैं, उनको व्याधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें पहला सस्य नियंत्रण मतलब एग्रोनॉमिक नियंत्रण क्या होता है वो देखिए। एग्रोनॉमिक नियंत्रण वह होता है जिसमें आप खेत में विभिन्न क्रियाएं कर सकते हैं, जैसा कि पहली क्रिया खेत की स्वच्छता, दूसरी क्रिया जैसे आप भू परिष्करण अपना सकते हैं, तीसरी आप जैसे फसल चक्र, फंदा फसल उगा सकते हैं आप, जुताई का ढंग, इस प्रकार से। जैसे कि पहला स्वच्छता, आप जब फसल कटाई के बाद में खेत को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर दें, किसी भी प्रकार के फसल अवशेषों से मुक्त कर दें ताकि उसमें कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे कीट उनके ऊपर आक्रमण ना करें और खेत पूर्ण रूप से खुला रहे। भू परिष्करण, आप खेत की ग्रीष्म ऋतु से पहले मतलब मई के महीने में गहरी जुताई करें ताकि खेत में जो हानिकारक कीट बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह पनप रहे हैं सारे के सारे, वो गर्मी के कारण क्या हो जाए, अधिक तापमान बढ़ने के कारण नष्ट हो जाएं। इसके बाद में आप फसल चक्र अपनाएं, मतलब फसलों को अदल बदल कर और फिर उगाएं। साथ साथ में इसके बाद में फसल प्रणाली जो आपकी है उसको चेंज करें। हमेशा एक ही कुल वाली फसलों को नहीं लगाना चाहिए। जैसे एक बार ग्रेमिनी की आपने फसल लगा दी तो दूसरी बार आपको लेगुमिनेसी की लगानी चाहिए, तीसरी बार आपको कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां उगानी चाहिए या फसलें उगानी चाहिए। इस प्रकार से फसलों का क्रम है जो चेंज करते रहना चाहिए। फंदा फसल की जहाँ तक बात करें, वे फसलें जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं लेकिन मुख्य फसल तक नहीं जाने देती हैं, ये एग्रोनॉमिक उपाय आप कर सकते हैं और उसके माध्यम से कीटों को नष्ट कर सकते हैं। काफ़ी मतलब नुकसान से आप फसल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि यांत्रिक नियंत्रण, मैकेनिकल मेथड के माध्यम से आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड से जैसे दोस्तों ये इमेज में दर्शाया गया है कि हाथ से पकड़कर आप कीटों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये केवल छोटे और सीमित क्षेत्रों के लिए ही उपयोगी होता है। बड़े विशाल क्षेत्रों के लिए ये चीज़ें उपयोगी नहीं होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इस प्रकार से आप खेत में कुछ चिपचिपे पदार्थ लगा दें जिनके माध्यम से कीट चिपक कर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप गोंद लगा सकते हैं साथ में। और इसके बाद में यांत्रिक विधि के अंदर आप खेत के चारों तरफ खाई खोद सकते हैं। जैसे ये आपका खेत है, इस खेत के चारों तरफ आप खाई खोद सकते हैं, जिससे जो रेंगने वाले कीट होते हैं वो एक खेत से दूसरे खेत में प्रवेश क्या हो जाएगा, उनका निषेध हो जाएगा, जा नहीं पाएंगे। खेत के चारों तरफ आप जाली लगा सकते हैं।
जिससे जो बड़े कीट हैं वो उस जाली के माध्यम से अंदर नहीं जा पाएंगे। आप खेत के चारों तरफ फेंसिंग कर सकते हैं, जाली लगा सकते हैं। ये यांत्रिक विधि है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों जैविक कीट नियंत्रण में जैविक विधि कैसे इफेक्टिव है। जैविक विधि मतलब आपको पता है कि प्रकृति में हर कीट का शत्रु मौजूद होता है, जीव ही जीव का क्या है, भोजन है। ये आपने पहले ही सुना है। तो कुछ कीट ऐसे होते हैं जो दूसरे कीटों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए इस इमेज में आपके सामने दे रखा है कि एक कीट है ये, और ये कीट दूसरे कीट को खाकर अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, दूसरा कीट इस कीट से भोजन प्राप्त कर रहा है। इनको परजीवी कीट, परजीवी भ्याम कीट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन वानस्पतिक कीटनाशकों का प्रयोग करके। आपको पता है प्रकृति में रासायनिक कीटनाशकों के अलावा वानस्पतिक कीटनाशक भी तैयार किए जा सकते हैं, जैसे नीम, करंज, लहसुन। इनके माध्यम से इनका पेस्ट बनाकर, सॉल्यूशन बनाकर और पानी के साथ घोलकर फसलों के ऊपर आप छिड़काव करेंगे तो कीट और व्याधि में काफ़ी नियंत्रण की संभावना है। उदाहरण के तौर पे जैसे नीम ऑयल का प्रयोग आप कर सकते हैं, साथ में क्राइसेंथेमम का प्रयोग कर सकते हैं। और खेत में इस प्रकार से रोटरी डस्टर यंत्र या नैपसेक स्प्रे के माध्यम से स्प्रे समय समय पर करते रहे, जिससे कीट नियंत्रण में काफ़ी फायदा मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कीट नियंत्रण के जैविक उपाय के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया गया है। क्यों? क्योंकि अपन जैविक खेती पढ़ रहे हैं तो अपने को जैविक नियंत्रण के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो रेड़धारी शिकारी जीव, रेड़धारी शिकारी जीव कौन से हो गए? जैसे सर्प हो गया, मेंढक हो गया, चिड़िया हो गई। ऐसे जो कीट होते हैं, मतलब जानवर होते हैं, उनका आज तक कम उपयोग हुआ है। ये जानवर जैसे मेंढक है, मेंढक छोटे मोटे जानवरों को आपको पता है कीटों को पकड़ के खा जाता है, नष्ट कर देता है। ऐसा कर ये दूसरी बात है। जैसे चिड़िया हैं, जो मांसाहारी चिड़िया होती हैं, वो छोटे जो कीट होते हैं उनको आराम से फसल से खाकर नष्ट कर देता है, यह आपने देखा होगा। तो उसके लिए आप इफेक्टिव उपाय क्या करें? खेत से जो फसल लगा रखी है आपने, मान लीजिए ये खेत है और इस खेत के अंदर आपने फसल लगा रखी है, तो इस फसल से आधा फीट ऊंचाई पर टी शेप की लकड़ी की खपचियाँ लगा दें अलग अलग जगह इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या जैसे मांसाहारी चिड़ियाँ आके बैठती हैं और बैठ के जो खेत में उपस्थित कीट होते हैं उनको क्या कर देती हैं? खा जाती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे बात करते हैं परभक्षी कीट। परभक्षी कीट का मतलब होता है वे कीट जो दूसरे कीटों का भक्षण करके भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परभक्षी कीट के नाम से जाना जाता है। जैसे अपना पहला है क्राइसोपिड्स। क्राइसोपिड्स जो कीट है ये अपने मानव के लिए लाभदायक कीट है, खेती की दृष्टि से लाभदायक है, लेकिन कीटों का क्या रहता है? ये दुश्मन रहता है। अन्य कीटों को क्या करता है? ये खाता है। जो कमज़ोर शरीर वाले कीट होते हैं, जिन कीटों का शरीर मुलायम होता है, उनको जैसे लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को ये अच्छी तरीके से खा सकता है। थ्रिप्स, चेपा, इनको क्या आसानी से खा जाता है और ये क्या करता है? जैविक नियंत्रण कर लेता है। कॉक्सिनेला स्पीसीज जो होती है ये कीट भी इसी स्वभाव का होता है। ये दूसरे कीटों को अंडे से ही या तो खा के नष्ट कर देता है, या क्या करता है जो जिनका शरीर सोप टाइप का होता है उन कीटों को खा के नष्ट कर देता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन परजीवी कीट। परजीवी कीट का मतलब होता है, परजीवी का मतलब यह है पैरासाइटिक कीट, पैरासाइटिक इंसेक्ट। वे कीट जो दूसरों के शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं या दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कीट के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले बात करें ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का अंड परजीवी कीट है। ये कीट क्या करता है? जैसे लेपिडोप्टेरा कीट के जो कीट होते हैं उनके बीच में अपने अंडे दे देता है और अंडे देकर उन कीटों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से ये अंडों का, दूसरे कीटों के अंडों को भी क्या कर देता है? खा जाता है। एक प्रकार का किसान का मित्र है ये कीट। और इस कीट की दूसरी खासियत यह है कि अगर आप ट्राइकोग्रामा के कार्ड के माध्यम से अगर इनके अंडों को लाओ तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर 16 से 20,000 जो अंडे हैं इनके काफ़ी सफिशिएंट रहते हैं, जो एक ट्राइकोग्रामा कार्ड के ऊपर रहता है, उपस्थित रहता है। तो आपको एक खेत में ऐसे कार्ड 2 से 7 कार्ड कम से कम प्रयोग करने चाहिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए। इसके साथ साथ इपिकेनिया, ये इपिकेनिया भी क्या है? एक प्रकार का मित्र कीट है। ये कीट गन्ने की फसल में जो पायरिला इंसेक्ट लगता है, पायरिला के अंदर क्या करता है? पायरिला इस प्रकार से पत्तियों का रस चूस लेता है और पत्तियों की शक्ल इस प्रकार की हो जाती है। तो इस पायरिला के नियंत्रण के लिए
ईपी कोनिया का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने में पायरेला कीट के नियंत्रण हेतु कौन से मित्र कीट का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा है, ईपी केनिया नाम का कीट है, इसका प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोग्रामा में से क्वेश्चन आता है कि ट्राइकोग्रामा किस प्रकार का परजीवी है, तो ट्राइकोग्रामा एक अंड परजीवी है। इस बात का आप दोस्तों ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फफूंद। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का मित्र फफूंद है, एक प्रकार का फ्रेंडली फफूंद है। ये जो फंगस होता है इसको अपन बीजोपचार के लिए काम में ले सकते हैं, मतलब बीजों के उपचार के लिए इसका 5 से 6% मात्रा काम में लेते हैं, प्रति किलो बीज को उपचारित करने के लिए काम में लेते हैं। ये क्या करता है, कीटों के नियंत्रण के लिए सहायक है, साथ साथ में कीटों के अंदर बीमारियां फैलाकर और उनको नष्ट कर देता है। तो बीज बुआई के समय ट्राइकोडर्मा के माध्यम से उपचारित करके और बीजों की बुआई करें। आगे बात करते हैं दोस्तों जीवाणु के माध्यम से। एक बैसिलस थ्यूरोजेंसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, जैसे कपास की बोलवर्म, थ्रिप्स, धान के अंदर जो तनाछेदक लगता है उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। इसका उपयोग, इस बैक्टीरिया का जो घोल होता है इसका बीज बुआई के समय अपन उपचार कर सकते हैं, बाद में खेत में भुरक कर भी इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप विषाणु। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनका उपयोगी आप कीट नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। ये वायरस कीटों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सिस वायरस जो होता है ये कीटों में बीमारियां उत्पन्न करने का काम करता है, उनको नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है जीवी ग्रेनुलोसिस वायरस जो होता है ये भी क्या करता है, कीटों के नियंत्रण में काफ़ी सहायक है, कीटों की बीमारियां उत्पन्न करता है। जो लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और आर्थ्रोपोडा गण के जो सदस्य के कीटों के हैं और भी, उनमें ज़्यादातर ये क्या करता है, इफेक्टिवनेस रहता है, बीमारियां उत्पन्न करके उन कीटों को, व्याधियों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं सूत्रकृमि। सूत्रकृमि जिसको एस्केरिस के नाम से जाना जाता है। ये सूत्रकृमि क्या करते हैं, कीटों के शरीर के ऊपर रहते हैं या शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, बाह्य और अंतर दोनों में, और ये रोग फैलाने का काम करते हैं कीटों के, और कीटों की क्या कर देते हैं, मृत्यु कर देते हैं। जैसे स्टेनर निमेटिडी जो वो सूत्रकृमि होता है ये सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, और हेट्रोवेटिडी जो सूत्रकृमि होता है ये सबसे ज़्यादा इस काम में लिया जाता है जैविक कीट नियंत्रण में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैविक कीट नियंत्रण में निम्न में से कौन से एस्केरिस या सूत्रकृमि को काम में लिया जाता है, तो स्टेरन निमेटिडी और हेट्रोवेटिडी को काम में लिया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो कीटों के शरीर पर पनपते हैं, जैसे नोमेजा जाति के प्रोटोजोआ, ये क्या करते हैं, कीटों में बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। कीट उन बीमारियों से नष्ट होकर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं वानस्पतिक उत्पादों से कीट व्याधियों का नियंत्रण। कुछ वानस्पतिक उत्पाद जैसे कि नीम, क्राइसेंथेमम, तंबाकू, करंज और सीताफल, लहसुन, ये ऐसे पदार्थ होते हैं इनका पेस्ट बनाया जाता है पानी के साथ घोलकर, और इनमें कुछ अलग से चीज़ें जैसे गुड़, गाय का गोबर वगैरह ये सब ऐड करके एक प्रकार से पेस्टिसाइड ऐसे तैयार करते हैं। जो कैसे पेस्टिसाइड होते हैं, ये जैविक होते हैं, ये जैविक कीटनाशक के नाम से जाना जाता है इनको। इनका टाइम समय समय पर बुरखाव करने से भूमि के अंदर जीवाणु की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अन्य सूक्ष्म जीव हैं, उनकी क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है दोस्तों, और साथ साथ में कीटों तथा बीमारियों का जैविक नियंत्रण भी होता है। इसमें मनुष्य को तथा पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये कीट नियंत्रण का स्थायी समाधान है। इसमें समय ज़रूर लगता है लेकिन काफ़ी हद तक इसमें कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे आप नीम की जहाँ तक बात करें तो नीम में एजेडिरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है, निम्बेडिन नामक रसायन पाया जाता है जो नीम की निम्बोली और पत्तियों से प्राप्त होता है। इनका पेस्ट या सॉल्यूशन या नीम ऑयल के माध्यम से अपन इसको उपयोग कर सकते हैं। बात करें क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम एक फूल वाला पौधा है। ये क्या करता है, फसलों के साथ अगर इसको लगाते हैं तो कीटों को आने से बचाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तंबाकू। तंबाकू के अंदर आपको पता है दोस्तों निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। निकोटीन एक प्रकार का कीटरोधी रसायन है। इसका पेस्ट या सॉल्यूशन लगाने से या तंबाकू का पौधा खेत में लगाने से अन्य कीटों को शरण नहीं मिलती है तथा कीट इसके पेस्टिसाइड से नष्ट हो जाते हैं। इसका जब पेस्ट बना के देते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। इसका एक जैविक पेस्टिसाइड ही तैयार होता है। करंज की बात करें जहाँ तक, तो करंज का भी ये है, करंज का जूस निकालकर उनकी पत्तियों तथा डंठलों का और अपन जैविक कीटनाशक बनाने में काम में
ले सकते हैं। सीताफल और लहसुन के अंदर भी एंटीटॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे लहसुन के अंदर डाइएलाइड डाइसल्फाइड नामक तत्व पाया जाता है जो कीट नियंत्रण के लिए काफ़ी सहायक है, तथा ये साथ साथ में ऐसी गंध पैदा करते हैं कि उस गंध के कारण कीट वैसे ही क्या खेत से दूर रहते हैं। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं वानस्पतिक उत्पादों के बाद में कीट व्याधि नियंत्रण के भौतिक नियंत्रण। कैसे भौतिक नियंत्रण मतलब फिजिकल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अन्य और कौन कौन से अपन साधन हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या खेत में काम में ले सकते हैं। तो उसमें पहला है प्रकाश प्रपंच का उपयोग करना। प्रपंच जो शब्द दे रखा है इसका मतलब है कीटों को किसी भी प्रकार से जाल में फंसाना, यह है। तो आप क्या करें, प्रकाश प्रपंच का जब उपयोग करें तो इस इमेज में देख सकते हैं आप खेत के अंदर एक बल्ब लगाएं, और ये बल्ब लगाने का समय आपका शाम 7 बजे से 10 बजे तक का है PM। इसके बाद में बल्ब को आप बंद कर दें, क्योंकि 10 बजे बाद में जो खेत में काम में आने वाले मित्र कीट उनकी एंट्री हो जाती है, मित्र कीटों की एंट्री हो जाती है। इसके बाद मित्र कीट आने लग जाते हैं, 7 से 10 तक हानिकारक कीट आते हैं जो फसलों को कुतर के खाते हैं। तो इसमें क्या करें, आप जो बल्ब लगाओगे आप खेत के अंदर, तो बल्ब के दूधिया प्रकाश की तरफ कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। बल्ब के नीचे आप ऐसा एक गमला या टफ लगा दें जिसमें पानी भर के, तो बल्ब से टकरा टकरा के ये कीट पानी में गिर जाते हैं, वापस खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसा करने से खेत में कम से कम इस प्रकार के 10 से 12 प्रकाश प्रपंच आप जरूर लगाएं, जिससे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कीटों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है दोस्तों। और दूसरा, प्रकाश प्रपंच आजकल बाजार में इस प्रकार से भी मिल रहे हैं आपको, जो दूधिया रंग का प्रकाश देते हैं। इसमें कीट आकर फंस जाते हैं और कीट क्या हो जाते हैं दोस्तों, नेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना। फेरोमोन ट्रैप एक यंत्र होता है जिसमें कार्बनिक रसायन जो मादा गंध छोड़ता है, तो मादा की गंध छोड़ने की वजह से उस तरफ नर जो कीट होते हैं आकर्षित होते हैं, और नर कीट आकर्षित होकर इसमें फंस जाते हैं तथा नर कीट नष्ट हो जाते हैं। जब नर कीट नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो मादा अंडे देना क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो कीटों की श्रेणी में संख्या में वैसे ही क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो फेरोमोन ट्रैप का उपयोग जैसे किसान भाई ने खेत में कर रखा है, तो इस प्रकार से आप करें। इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर इसमें कार्बनिक रसायन बने होते हैं जिसमें मादा जैसी गंध आती है, और मादा की गंध के लिए इंसेक्ट जो होते हैं इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होने के बाद में जो ये पॉलीथीन बैग नीचे लगा रखा है इसमें फंस जाते हैं इंसेक्ट और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसमें गंध वाला एक ल्यूर लगा होता है, ये ल्यूर अपने को 15 दिन के बाद में चेंज करना रहता है। 15 दिन बाद में ल्यूर में क्या होता है, कार्बनिक रसायन खत्म हो जाते हैं जो मादा की गंध देते हैं। तो ऐसे के क्या करें, अपन ल्यूर को 15 दिन बाद में खेत में चेंज करते रहना चाहिए। एक खेत के लिए कम से कम आप 5 से 7 फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग करें, जो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए क्या है, काफ़ी सफिशियंट है दोस्तों। इसी प्रकार का ये दूसरा फेरोमोन ट्रैप आपके सामने है। तो कीट नियंत्रण में काम में आने वाले यंत्रों की जहाँ तक बात करें तो फेरोमोन ट्रैप और प्रकाश प्रपंच काफ़ी अच्छे इफेक्टिव यंत्र हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन दोस्तों, गौमूत्र को वेद में अमृततुल्य बताया गया है। यह माना जाता है कि गौमूत्र जितना पुराना होता है उतना ही काफ़ी उपयोगी होता है। गौमूत्र का उपयोग शरीर दिमाग को परिष्कृत करने व रोग निवारण, बायोपेस्टिसाइड, पौध वृद्धि कारक तथा मृदा गुणवत्ता पोषक के रूप में किया जाता है। गौमूत्र के विभिन्न गुणों पर अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट जारी किए जा चुके हैं। प्राचीन काल से ही गौमूत्र को कृषि एवं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गौमूत्र में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, कॉपर, कार्बनिक अम्ल व लैक्टोज पाया जाता है। गौमूत्र से बनी दवाओं का प्रयोग मनुष्य के विभिन्न बीमारियों में इलाज में किया जाता है। दोस्तों, गौमूत्र का लगभग 95% भाग पानी तथा 2.5% इसमें यूरिया व 2.5% पोषक तत्व, लवण, हार्मोन्स तथा एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कॉपर, चांदी, सोने के कण के अलावा एस्ट्रोजन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कीटोस्टेरॉइड भी पाया जाता है। 5 से 15% सांद्रता के घोल का छिड़काव अन्य तुलसी, आम, धतूरे के साथ करने पर काफ़ी फायदा मिलता है। इससे काफ़ी हद तक कीटनाशक तैयार किए जा सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, गौमूत्र का प्राचीन काल से ही काफ़ी प्रचलन रहा है। गौमूत्र का उपयोग कीटनाशक के साथ साथ मानव के लिए दवाइयाँ बनाना, अन्य औषधियों में किया जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप गौमूत्र का उपयोग खेती के लिए, जो जैविक खेती है उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव कर सकते हैं।
जय हिंद, जय भारत।